Good morning, students. Welcome to the online classes of Swami Keshwanand. In this video, we will discuss the fifth poem, the ball poem, and we have already discussed the first stanza of the poem. हम इस वीडियो में जो द बॉल पोएम है, फिफ्थ पोएम है, उसको डिस्कस करेंगे. इसका सेकंड स्टेंजा है ये. फर्स्ट स्टेंजा हम बच्चों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम सेकंड, थर्ड जितने भी स्टेंजा हो सकेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, अब एक बार स्टेंजा को रीड करते हैं. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि जो लड़के की बॉल है वो पानी में चली गई है, बॉल के साथ खेल रहा था और बॉल उसके हाथ से स्किप हुई और वो पानी में चली गई, है ना. फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा. फिर पॉइंट कहता है कि उस लड़के की कंडीशन कैसी है और वो अब इस बॉल के खोने के बाद क्या करेगा, ये वगैरह वो क्वेश्चन पूछता है. ये पढ़ लिया आपने. अब हम स्टेंजा में बात करते हैं. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. पॉइंट कहता है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. नो यूज टू से, कहने का कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो बेनिफिट, देयर इज नो यूज टू से, ये कहने का. क्या कहने का? ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल भी हैं. पॉइंट कहता है जॉन बेरीमन, पॉइंट है जॉन बेरीमन, वो कहता है कि अगर हम बच्चे से कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जो बॉल खो गई है उसके ऊपर इतना दुखी मत हो, हमारे पास और भी बॉल्स हैं, हमारे पास और भी बॉल हैं, तू दूसरी नई बॉल खरीद सकता है. अगर हम इस बात को बच्चे से कहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. लाइन को वापस डिटेल्ड वे में समझते हैं कि पॉइंट कहता है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. कहने का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे से कि तेरे पास और भी बॉल हैं, तू और भी बॉल्स खरीद सकता है. कहने का मतलब देयर इज़ नो यूज, देयर इज़ नो बेनिफिट टू से द बॉय, टू से द बॉय डेट ही विल गेट अनदर बॉल, कि वह दूसरी बॉल प्राप्त कर लेगा. ही कैन गेट अनदर बॉल, कि वह दूसरी बॉल प्राप्त कर सकता है. अब ऐसा क्यों कहता है पॉइंट? बात को समझिए. ये तो मान लिया कि हम बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा तू दूसरी बॉल खरीद सकता है. ही कैन गेट अनदर बॉल, वो दूसरी बॉल खरीद सकता है. ही कैन बाय अनदर बॉल. तो इस बात का कहने का कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसा क्यों है? बात को सुनिए. देखिए, ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं. अब बड़ों के ऊपर भी इसको एग्जाम्पल को हम अप्लाई करेंगे. बच्चे होते हैं, वो किसी टॉय से खेलते हैं, किसी खिलौने से खेलते हैं, और जब वो खिलौना टूट जाता है तो उस बच्चे को दूसरा खिलौना ला करके दिया जाता है, तो वह उस खिलौने को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो दुखी रहता है. जबकि आपने खिलौना एज इट इज ऐसा ही दिया है, हूबहू वैसा ही दिया है, लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि जो खिलौना टूट गया था वो उससे जुड़ा हुआ था, उससे अटैच्ड था, उससे उसका लगाव था, अफेक्शन था, उससे उसकी मेमोरीज, उसकी यादें जुड़ी हुई थी. तो वही वाली बात बड़ों के ऊपर भी लागू होती है. जैसे कि हम लोग, है ना, अब मान लो हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, अगर वो पर्सन हमसे दूर चला जाता है तो उसके बदले में इस दुनिया में बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो पर्सन जो हमारा बहुत नज़दीकी था वो चला जाता है, तो उस पर्सन को कोई रीप्लेस नहीं कर सकता, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता. ठीक उसी तरह से जो बच्चे की बॉल है वो खो गई है, उसकी जगह दूसरी बॉल नहीं ले सकती. क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वह बॉल उसके पास बहुत लंबे समय से रही थी और वह बॉल उसकी मेमोरी से लिंक्ड थी, जुड़ी हुई थी. कहने का मतलब मैं आपको इंग्लिश में बोलूँ तो ये होगा, द बॉल हैड बीन विद द बॉय फॉर ए लॉन्ग टाइम. बॉल लड़के के साथ एक लंबे समय थी,
एंड इट वॉज लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, और यह उसके चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज से जुड़ी हुई थी। हिंदी में समझिए कि बच्चे से यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तेरे पास और भी बॉल्स हैं, तू दूसरी बॉल भी खरीद सकता है, क्योंकि वह बॉल बच्चे के पास बहुत टाइम से थी और वह बॉल उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी। इसलिए नई बॉल उसको वो यादें नहीं दे पाएगी, नई बॉल उसको वो यादें, वो मेमोरीज, वो लगाव नहीं दे पाएगी। इसलिए बच्चे से यह कहना कि तू दूसरी बॉल ले सकता है, तू दूसरी बॉल खरीद सकता है, इट इज़ कम्प्लीटली, इट इज टोटली यूजलेस। यह पूरी तरह से क्या है, बेकार है। अब हम आगे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. देखिए बच्चों, देखिए, an ultimate shaking grief, अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, आखिरी, अंततः। शेकिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, हिला देने वाला, कपकपा देने वाला। ग्रीफ का मतलब होता है पेन, दुख, दर्द। फिक्स है ये वर्ब है, फिक्सेस है ना। फिक्स का मतलब होता है जड़वत कर देना, कहने का मतलब बच्चा मूव नहीं कर पाता है, द बॉय यानी बॉय को। कहने का मतलब जैसे ही बच्चा बॉल को खो देता है तो एक ट्रैम्बलिंग जो पेन है, एक कपकपा देने वाला, सिवरिंग है ना। शेकिंग का मतलब होता है हिला देने वाला, शिवरिंग भी कह सकते हो आप, मूविंग भी कह सकते हो, है ना। ग्रीफ का मतलब होता है पेन, तो एक हिला देने वाला पेन लड़के को जड़वत कर देता है। जड़वत कर देने का मतलब लड़का अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। कहने का मतलब द बॉय इज लॉस्ट इन पेन, लड़का दर्द में खो जाता है। मतलब कहने का मतलब लड़का उस बॉल के खोने से इतना अपसेट हो जाता है कि वह कुछ सोच नहीं पाता, वह कोई डिसीजन नहीं ले पाता, वो मूवमेंट ही नहीं कर पाता है। देखा होगा आपने कि जब आदमी बड़े दुख में होता है तो वो हिल नहीं डुलता, उसकी पलकें भी नहीं झपकती हैं, वो एकदम फिक्स सा होकर के खड़ा रहता है। तो ऐसे मतलब जैसे उसके शरीर में कोई मूवमेंट ही ना हो रहा हो। तो इसी तरह से लड़के की हालत होती है। किस तरह से कि जो सिवरिंग पेन होता है, जो बहुत भयानक दर्द होता है, वो लड़के को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। कहने का मतलब इंग्लिश में मैं बोलूँ, आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन लिखाई जाएगी, नोट्स में दी जाएगी, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। द बॉय इज सराउंडेड बाय सोरो, जो लड़का है वो दुख से क्या हो जाता है, घिर जाता है। द बॉय इज सराउंडेड बाय सोरो, ही इज ओवरकम बाय पेन्स एंड सोरोज, उसके ऊपर जो दर्द दुख हैं वो ओवरकम, हावी हो जाते हैं। दर्द और दुख क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं। ही इज कंप्लीटली अपसेट, वो पूरी तरह से क्या है, अपसेट है, बड़ा दुखी है वो। एज, जैसे ही स्टैंड्स, वो खड़ा होता है, बच्चा खड़ा होता है। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, ऐंठा हुआ, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टिफ, रिजिड को कठोर, कठोरता से। जैसे ही बच्चा खड़ा होता है, रिजिड का मतलब कैसा है, वो स्टिफ है, मतलब एकदम से उसमें वही वाली बात, कोई मूवमेंट नहीं है, वो कठोर हो गया है, बिल्कुल ऐंठ गया है, स्टिफ हो गया है, सख्त हो गया है, टाइट हो गया है एक तरह से। जैसे ही वो खड़ा होता है, रिजिड, ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, जैसे ही वो कठोरता से कांपता हुआ खड़ा होता है। स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, स्टेरिंग डाउन माने घूरता है, ध्यान से समझना यहां से। स्टेरिंग डाउन का मतलब होता है घूरना। इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट, जहां पर जहाज खड़े रहते हैं पानी के, उसको कहते हैं बंदरगाह, पानी होता है।
क्योंकि उसकी बॉल वहीं खोई थी। जैसे ही वह कठोरता से कांपता हुआ खड़ा होता है, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और वह बंदरगाह की ओर देखता है, बंदरगाह की ओर घूरता है। किसकी ओर घूरता है? बंदरगाह की ओर। अब देखिए ये बीच में ऑल हिज यंग डेज, इसका मतलब समझिए। अब स्टेरिंग डाउन का 2 बार मीनिंग लगाइए यहां, जब क्लियर होगा ये स्टेंजा। स्टेरिंग डाउन का मतलब एक बार आप ये समझिए कि वो अपने बचपन के जो दिन हैं, बचपन की जो यादें हैं, उनको याद करता है। कहने का मतलब जो बचपन की मेमोरीज हैं वो उसके सामने फ्लैश होने लगती है, उसके सामने चमकने लगते हैं, उसके सामने एपियर, प्रकट होने लगती हैं। जो बचपन की क्या है? मेमोरीज हैं। जैसे ही वो कठोरता से खड़ा होता है, बॉल खो गई है ना। देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, मान लो हमारा कोई प्रियजन, हमारा कोई प्रेमी, हमारा कोई मिलने वाला या जिसके हम बड़े निकट हैं, अगर वो हमसे दूर चला जाता है तो सडनली हमारे दिमाग में उससे जुड़ी हुई, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो मेमोरीज हैं वो एकदम से फ्लैश होने लगती हैं, चमकने लगती हैं हमारे आँखों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में उसकी वो सारी यादें एकदम से आने लगती हैं। तो वही लड़के के साथ होता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे ही वह कठोरता से खड़ा होता है, ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, स्टेरिंग डाउन, देखता हुआ, घूरता हुआ, इनटू द हार्बर माने बंदरगाह की ओर, ऑल हिज यंग डेज, तो उसके सारे जो बचपन के दिन हैं, बचपन की जो यादें हैं बॉल से जुड़ी हुई, वो सारी उसके मस्तिष्क में आ जाती हैं, वो सारी उसके दिमाग में आ जाती हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल गई थी। कहाँ गई थी उसकी बॉल? उस हार्बर में, उस बंदरगाह में। यानी जैसे ही वो कठोरता से कांपता हुआ खड़ा होता है और उस बंदरगाह की ओर घूरता है जहाँ उसकी बॉल गई थी, तो उस बच्चे के माइंड में जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो सडनली क्या होने लगती है? फ्लैश होने लगती है, प्रकट होने लगती हैं बॉल से जुड़ी हुई, कि मैं कैसे इस बॉल से खेलता था। कहने का मतलब ऑल हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, ऑल हिज चाइल्डहुड मेमोरीज फ्लैश in his mind as he stared at the harbor। जैसे ही वह उस किसकी ओर देखा, उसने किसकी ओर देखा? बंदरगाह की ओर। तो उसकी बचपन की जो मेमोरीज हैं वो उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं जब वो इस बॉल के साथ खेला करता था। तो एक बार फिर वापस इसको रीड करते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है पोयम, इसलिए मैं एक बार और रीड करता हूँ। देखिए, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। बच्चे से यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल्स हैं। कहने का मतलब वह दूसरी बॉल्स भी खरीद सकता है, यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक आखिरी हिला देने वाला, कपकपा देने वाला दर्द लड़के को जड़वत कर देता है, लड़के को फिक्स कर देता है। जैसे ही वह कठोरता से कांपता हुआ खड़ा होता है, उस बंदरगाह की ओर देखते हुए, उस बंदरगाह की ओर देखते हुए जहां उसकी बॉल गई थी, और जैसे ही वह उस बंदरगाह की ओर देखता है, उसके सारे बचपन की यादें, बचपन के दिन उसके सामने प्रकट होते हैं, वो उनको याद करने लगता है। तो ये स्टेंजा हो गया। अब मैं थोड़ा आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें इंग्लिश में समझना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। देखिए, तो द पोइट सेज दैट देयर इज़ नो यूज टू से द बॉय ही कैन गेट अनदर बॉल, ही कैन गेट अनदर बॉल। वह दूसरी बॉल पा सकता है, यह कहना बिल्कुल क्या है? यूजलेस है ना। इट इज़ कंप्लीटली यूजलेस टू से द बॉय दैट ही कैन गेट अनदर बॉल। वाई? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये समझिए, है ना। बिकॉज द बॉल हैड बीन विद हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इट वॉज लिंक्ड टू द memories of his childhood days।
बिकॉज द बॉल हैड बीन विद द बॉय फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि बॉल लड़के के साथ बहुत लंबे टाइम तक रही थी। एंड इट वॉज लिंक्ड टू हिज यंग या टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। इट वॉज लिंक्ड, LINKED, इट वॉज लिंक्ड, थोड़ा लिख देता हूँ, बाकी मैं बाद में आपको नोट्स में दूंगा। इट वॉज लिंक्ड टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, यह उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी। एंड ए न्यू बॉल कैन नॉट गेट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज बैक, और एक नई बॉल उसकी बचपन की यादों को वापस नहीं ला सकती है, इसलिए दूसरी बॉल उसके लिए बेकार है। डेट्स ऑल। अब लड़का बॉल के खोने के बाद कैसी कंडीशन में है? आफ्टर लूजिंग द बॉल द बॉय इज सराउंडेड बाय सोरोज, द बॉय इज सराउंडेड बाय सोरोज, ही इज कंप्लीटली अपसेट। वो पूरी तरीके से क्या है? अपसेट है, वो पूरी तरीके से अपसेट है, वो दर्द से दुख से घिरा हुआ है। और क्या करता है वो, है ना? एंड ही स्टैंड्स रिजिड, ही स्टैंड्स रिजिड, वो बड़ा कठोरता से खड़ा हो जाता है, वो बड़ा कठोरता से क्या होता है? खड़ा हो जाता है। ही स्टैंड्स रिजिड एंड द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज फ्लैशेस, सॉरी फ्लैश, द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज फ्लैश इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जो उसकी बचपन की मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, वो फ्लैश होने लगती है। और आगे क्या है? ही कंटिन्यूसली स्टेयर्स एट द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वह लगातार उस बंदरगाह की ओर घूरता है जहां उसकी बॉल गई थी। इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो काफ़ी है, बाकी इंग्लिश जब आप देखोगे एक बार नोट्स में लिखा हुआ तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लिखता तो थोड़ा और अच्छा होता, लेकिन हमें अभी तो स्टैंजा केवल समझना है कि स्टैंजा का भाव क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगले वीडियो में अगले जो पोएम का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे।